Very good morning. Myself, Rajnish Kumar Srivastava, Director Pathfinder Classes, and this is one of the best coaching center in the field of the mathematics and statistics. आज हम आप लोगों को MSc मैथमेटिक्स ऑपरेशनल रिसर्च जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, उसको कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा. राइट, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. 3 पार्ट में अच्छा रहेगा. 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा. और कैसे कैसे इसको हम तैयारी करें, कैसे कैसे किस किस पार्ट पे जाएं, पहले क्या हमारा फोकस होना चाहिए, कहाँ पे फोकस होना चाहिए, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए. ये पेपर आपका जुलाई में होगा. ये स्ट्रेटजी आपका 2021 वाले बच्चों के लिए है. इस 4 सेक्शन के अंदर एक सेक्शन हम फ्री पढ़ाएंगे आप लोगों को, लाइव क्लासेस प्रॉपर. आप YouTube पे आप देख सकते हैं मुझको. 4 सेक्शन है कौन कौन सा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए. आजकल पेपर डिपार्टमेंट नहीं बना रही है. आजकल सारा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन एनटीए और एनटीसी जो भी वो आपका कंडक्ट कर रही है. मतलब डिपार्टमेंट से नहीं, पहले डिपार्टमेंट बनाती थी तो अपने अकॉर्डिंग बनाती थी. अब डिपार्टमेंट से पेपर नहीं होता है, यूनिवर्सिटी से पेपर नहीं होता है. बाहर किसी को दिया गया है वो आपका पेपर बनाते हैं. एनटीसी हमारे ख्याल से जो कंडक्ट एग्जाम करती है सारे का, वो हमारे ख्याल से वही. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊं कि कैसे आप पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक है, किस पे हमको फोकस करना चाहिए. राइट, तो चलो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ABCD कर देते हैं. दिस इज राइट. MSc ऑपरेशनल रिसर्च वो सारे स्टूडेंट दे सकते हैं जो ग्रेजुएट में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़े होंगे एक भी पेपर, जैसे मैथमेटिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स जनरल, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स जनरल जो लोग लिए होंगे, BSc जनरल, बाहर की स्टूडेंट, फिजिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशनल रिसर्च एज ए सब्जेक्ट जो लोग भी BSc में लिए होंगे या BA में लिए होंगे, उस सारे स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस जो किए होंगे, मतलब ये सारे स्टूडेंट आ सकते हैं MSc ऑपरेशनल रिसर्च के एंट्रेंस में. और ये एक आपका मास्टर जो कोर्स है वो बेसिकली MBA के इक्विवेलेंट होता है. आप MSc ऑपरेशनल रिसर्च करिए या आप किसी अच्छे B स्कूल से MBA करिए, सेम डेजिग्नेशन, सेम पोस्ट मिलती है. MSc ऑपरेशनल रिसर्च में भी हम मार्केटिंग और फिनेंस के टॉपिक पढ़ाते हैं, उस पर हम रिसर्च कराते हैं, उसी चीज़ को हम डिफाइन करते हैं जो आपका MBA में करते हैं. तो दिस इज़ द, एक तरह से आप कह सकते हो दिस इज़ द बिजनेस स्कूल. B स्कूल है आपका भी, जैसे बाकी जगह MBA लोग करते हैं. तो अगर आपका फर्स्ट 10 B स्कूल में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से MSc ऑपरेशनल रिसर्च करिए, मास्टर करिए. प्लेसमेंट होता है, आई थिंक दैट 80 to 90% प्लेसमेंट्स होता ही होता है. बिल्कुल डिपार्टमेंटल प्लेसमेंट होता है और अच्छे स्केल पे प्लेसमेंट होता है. तो बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो आप लोगों के लिए है, जो मैथमेटिक्स ऑनर्स स्टूडेंट कर रहे होंगे या जो लोग भी मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट 1 या 2 पेपर आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल आप जा सकते हैं इस टॉपिक पे. राइट, इस कोर्स पे. ये कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही है एज ए डिपार्टमेंट, बाहर कहीं पे भी एज ए डिपार्टमेंट नहीं है जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है. यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, यहाँ पे मैथमेटिकल साइंसेज डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 4 डिसिप्लिन आते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च और कंप्यूटर साइंस. राइट, 4 डिसिप्लिन को मिला करके मैथमेटिकल साइंस बोलते हैं. चारों का एंट्रेंस होता है, किसी में भी आप जा सकते हैं. लेकिन MSc ऑपरेशनल रिसर्च है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां से आपका बहुत सारे ब्रांचेस खुलते हैं. आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप B स्कूल्स मास्टर्स करके आप किसी भी कंपनी का आप मैनेजर या GM तक जा सकते हैं, बन सकते हैं, या आप डिफेंस DRDO में जा सकते हैं जहां पे सिर्फ ऑपरेशनल रिसर्च वाले स्टूडेंट ही होते हैं. तो इसके रास्ते बहुत हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोर्स है. आप इसको अपने ऑप्शन में रख सकते हैं, मतलब और एंट्रेंस के साथ साथ इसको भी आप एक एंट्रेंस में डाल सकते हैं. होता क्या है, करना क्या है, सिलेबस क्या होता है, कहाँ पे फोकसिंग करना है, कैसे स्टार्ट करना है. इसमें आपका मैथमेटिक्स भी होता है,
स्टैटिस्टिक्स भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, ऑपरेशनल रिसर्च भी होता है, इस सारे डिसिप्लिन होते हैं, प्लस कुछ लॉजिक एंड एबिलिटी टेस्ट भी होता है। ये सारे कोर्सेज इसके अंदर आ जाते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले भी जा सकते हैं इसलिए मैथमेटिक्स भी होता है, स्टैटिस्टिक्स वाले जा सकते हैं इसलिए स्टैट्स भी कुछ होता है, कंप्यूटर वाले जा सकते हैं तो कुछ पार्ट कंप्यूटर का भी होता है, ऑपरेशनल रिसर्च जो बच्चे बीएससी में लेके एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके लिए भी होता है क्योंकि कुछ पार्ट इसके भी होते हैं, प्लस लॉजिक एंड रीजनिंग भी कुछ पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं और बेसिकली कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कहाँ से फोकस करना चाहिए, सबसे जो ज़्यादा सिलेबस है वो मैथमेटिक्स का होता है इसमें सबसे ज़्यादा, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर आपका ऑपरेशनल रिसर्च, फिर कंप्यूटर, फिर आपका लॉजिक। तो ये 5 सेक्शन है। एक सेक्शन को हमने साइड में रखा है क्योंकि अभी हम बेसिकली जो मेन कोर सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक जो अलग से है जो सबके लिए होता है, कॉमन पार्ट होता है किसी भी एंट्रेंस के लिए, लॉजिक एंड रीजनिंग एक पार्ट वो होता है। चलिए हम वन बाइंड करते हैं। पहले पार्ट आपका मैथमेटिक्स सेक्शन ए, इसको हम 4 डिसिप्लिन डिवाइड करते हैं। सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी, देन सेक्शन सी, देन सेक्शन डी, राइट। सेक्शन ए आपका मैथ्स कर लो, राइट। सेक्शन बी आप स्टैट्स कर लो, सेक्शन सी आपका ऑपरेशन रिसर्च कर लो, सेक्शन डी आपका कंप्यूटर कर लो, दैट इज सी, सी प्लस, सी प्लस प्लस। ये 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। टॉपिक क्या क्या होता है, अगर सेक्शन ए में आते हैं, मैथ वाले सेक्शन में आते हैं, तो इसमें जो आपका टॉपिक होता है, फर्स्ट टॉपिक इज मैट्रिसेज एंड लीनियर अलजेब्रा। मैट्रिसेज और लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेज का पूरा पार्ट होता है, लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट होता है, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी एंड सब स्पेस, इसके आगे नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है, इतना ही आपको पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थर्ड टॉपिक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, फोर्थ टॉपिक आपका इंटीग्रल कैलकुलस, फिफ्थ टॉपिक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, सिक्स्थ टॉपिक आपका रियल एनालिसिस, ये आपके टॉपिक होते हैं मैथमेटिक्स वाला पार्ट। मतलब कि मैट्रिसेज और लीनियर अलजेब्रा एक टॉपिक, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका एक टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एक टॉपिक, इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन डिफरेंशियल कैलकुलस एक टॉपिक, इंटीग्रल कैलकुलस एक टॉपिक, एंड देन रियल एनालिसिस आपका एक टॉपिक। ये आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के इतने टॉपिक्स के अंदर आपकी क्या क्या टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, मतलब इस पेपर के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। अगर आप मैट्रिसेस की बात करेंगे तो सारे डेफिनेशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रैंक कैसे फाइंड आउट करना है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम आपको डिफाइन करना है, यूनिवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, आपका इतने टॉपिक होते हैं। लीनियर अलजेब्रा के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक है आपका, है लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, और सब स्पेस। इतना आपका कंटेंट मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा के अंदर होता है। फिर अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर दैट इज 3 चैप्टर आपका आता है। एक आता है आपका रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, एक होता है क्यूबिक इक्वेशन, एक होता है बाइक्वाड्रेटिक, एक चैप्टर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 चैप्टर आते हैं। बहुत इजी सिलेबस है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन हाँ इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर आपका आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एसिम्पटोट्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल, कर्व ट्रेसिंग, मतलब स्केचिंग करना आना चाहिए। फिर आपका एसिम्पटोट्स कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, ठीक है, कर्वेचर, ठीक है, ये आपके सारे टॉपिक्स आते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल, फिर आपका एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, ये आपके टॉपिक आते हैं।
फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये आपका सारे टॉपिक आते हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर आपका रियल एनालिसिस के अंदर, इसके अंदर आपका नेबरहुड, ओपन सेट, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, एक कंटेंट ए आता है। और फिर दैट इज एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस बोल सकते हो इसको, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोल्स थ्योरम, एलएमबी थ्योरम, कॉची मीन वैल्यूज थ्योरम, टेलर्स एंड मैक्लॉरिन सीरीज, इतने सारे आपके टॉपिक आते हैं। ये सारे मैथमेटिक्स का पार्ट है और मैक्सिमम वेटेज आपका मैथमेटिक्स का होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स के आपकी टॉपिक ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि 35% वेटेज आपका इसका होता है। जो भी आपका पेपर है, उस पेपर का 35% वेटेज आपका इस टॉपिक का होता है, 35 से 40। मतलब हमें सबसे पहले, क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा है, लेंदी भी है, तो सबसे पहले हमको मैथमेटिक्स पे फोकस करना चाहिए। 35 से 40% सिलेबस होता है, जो कि कम नहीं है, काफ़ी है, और इस पे पहले हमको फोकस करना चाहिए। सेकेंड हमारा आता है स्टैट्स का टॉपिक। स्टैट्स के अंदर जो हमारा टॉपिक है, तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा आपका डाटा, फिर आपका स्क्यूनेस, कोर्टसेस, ठीक है, ये सारे आपके सारे आ जाते हैं, जहां से पेपर में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और बिल्कुल सिंपल फार्मूला, आपको किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक या किसी भी कंप्लीट सिलेबस के अंदर कहीं पे भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना, बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पे क्वेश्चन होते हैं, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट अच्छे से आता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हाँ वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं याद है तो आप फंस सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लगेगा करने में और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो स्टैट्स के अंदर पहला चैप्टर, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ते हैं, जो आपका होता है एक, मतलब आपका दो तरह से होता है। तो हम यहाँ पे एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, राइट। और एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी में सेकेंड आपका प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है। थर्ड आपका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हमको इतना ही पढ़ना है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिकली आपको तीन जगह फोकस करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट क्या होता है, फिर बेस थ्योरम क्या होता है, इतनी ही आपको पढ़ना है, इसी पर आपको फोकस करना है। और ये जो मॉड्यूल है, स्टैट्स का जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, दिस इज द फ्री, ये मॉड्यूल हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। ये आपका 22 फेब से जो क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, तो ये लाइव क्लासेज रहेंगी, और ये लाइव क्लासेज बिल्कुल फ्री रहेंगी। आप आ सकते हैं मेरे साइट पे, ऐप पे, और आप इसको प्रॉपर, वो हम बताएंगे बाद में आप लोगों को, इसको बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ये आपका मॉड्यूल फ्री चलेगा, फ्री क्लासेस चलेंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। पहले मैं बता दूं क्या क्या चीज होता है। तो प्रोबेबिलिटी में आप ये करेंगे, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन 1, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 3, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 4, नेगेटिव बाइनोमियल 5, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 6, राइट, कंटिन्यूटी के अंदर। फिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, देन गामा डिस्ट्रीब्यूशन, देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन TNF डिस्ट्रीब्यूशन। इतने हमको पढ़ना है, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना है, इसके आगे सिलेबस नहीं है। थोड़ा सा हम और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा एक आध चीज एक्स्ट्रा कर लेंगे, वो आपका है CLT एंड WLLN, ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, TF डिस्ट्रीब्यूशन, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका स्टैट्स का पार्ट है, और ये आपके 25% वेटेज ये रखता है, दिस इज द 25% वेटेज। तो मेनली अगर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आपको तैयार
तैयार है तो ये आपका 60 मतलब 60% वेटेज आपका आ जाता है। 60% सिलेबस का पार्ट ये दो डिसिप्लिन मिलकर कवर करते हैं। 60 से 70% मतलब 60% कम से कम कवर तो करते हैं। तो ये आपका दो डिसिप्लिन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इस दो डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से आपको तैयारी करना है, राइट। तो 60 नंबर तो हम यहां से उठाएंगे। थर्ड सेक्शन हमारा है लीनियर प्रोग्रामिंग, ऑपरेशनल रिसर्च एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर जो सबसे जो मेन चीज आपको पढ़ना है वो है एलपीपी। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। दिस इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर आपका जो भी इस सेक्शन है, सेक्शन सी, इस सेक्शन सी का 60%, इस सेक्शन का 60% लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है, जिसमें आपको कॉन्वेक्स सेट कि जो भी आपका सेट दिया हो कॉन्वेक्स है कि नहीं है, तो इसमें आपको कॉन्वेक्स सेट पढ़ना है, बेसिक सॉल्यूशन पढ़ना है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पढ़ना है। तो कॉन्वेक्स सेट एक, बीएफएस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ये आपका एक चैप्टर हो गया। फिर आपका सिंप्लेक्स मेथड पढ़ना है, डुअलिटी आपको पढ़ना है। इतना ही आपको पढ़ना है एलपीपी में। तो एलपीपी में पढ़ना क्या है आपको? पॉइंट नंबर 1 कॉन्वेक्स सेट, पॉइंट नंबर 2 बेसिक सॉल्यूशन एंड नॉन बेसिक सॉल्यूशन एंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 3 सिंप्लेक्स मेथड, राइट, एंड पॉइंट नंबर 4 डुअलिटी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना है, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है। तो यहां से आपका इस सेक्शन का 60-70% क्वेश्चन आता है। अब आता है ऑपरेशनल रिसर्च में क्या पढ़ना है। इसके अंदर आपको इन्वेंट्री, फिर क्यूइंग थ्योरी, फिर डिसीजन थ्योरी, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, इन्वेंट्री पढ़ना है, क्यूइंग थ्योरी पढ़ना है, डिसीजन थ्योरी पढ़ना है। 3 चैप्टर ही आपको पढ़ना है और यहां से आपका 15% क्वेश्चन रहता है, 15%, 15% सिलेबस का, ठीक है। ये आपका राइट तो बिल्कुल आपका बहुत ईजी है, जिसमें ये जो टॉपिक है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल, क्योंकि 15% में से आपका जितने भी अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में से आपका 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऑपरेशनल रिसर्च मतलब इन्वेंट्री, क्यूइंग थ्योरी और डिसीजन थ्योरी से रहेंगे। तो यहां से आपका 35, 25 एंड 15, तो ये आपका 75% सिलेबस हो गया। हो सकता है पेपर में कि इसको 20% कर दे, इसको 25 कर दे, इसको 30 कर दे, लेकिन ये 3 टॉपिक मिला करके आपका 75-80% सिलेबस रहता है। बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। दिस इज ऑल्सो टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये एलपीपी मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, एलपीपी आपको स्टैट्स में पढ़ाई जाती है, एलपीपी आपका हर जगह पढ़ाई जाती है, पेपर होता है। ये इन्वेंट्री थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, ये मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं होता है, मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स के साथ साथ एक पेपर आपका जो लोग बीएससी जनरल करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो आप लोग ये लो लेते हैं, लेकिन स्टैट्स में ये पार्ट पढ़ाया जाता है, इन्वेंट्री, क्यूइंग थ्योरी। तो आप यहाँ पे एलपीपी आ जाता है मैथ्स वाले सेक्शन में और ये पार्ट स्टैट्स में आ जाता है। बेसिकली ये मैथ और स्टैट्स का टॉपिक है, तो आप इसको इसी में मर्ज कर दीजिए। तो ये 3 सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 75%। फिर कंप्यूटर में आपको C++ पढ़ना पड़ेगा, सी पढ़ना है, C++ पढ़ना है, C++ पढ़ना है। और यहाँ से आपको बिल्कुल एक ही बुक पढ़ना है। यहाँ पे एक सुमिता अरोड़ा की बुक आती है, उसको पढ़िए बढ़िया से, बहुत अच्छी बुक है, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसमें भी बहुत सिंपल एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जो आपको पहला पार्ट बाइनरी, जिसको ऑक्टेल में, हेक्सा में जो हम कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से जो चीज़ आपका आता है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10% के आसपास सिलेबस हो जाता है, ठीक है। तो ये 85% और 15% जो आपका सिलेबस होता है वो लॉजिक और रीजनिंग होता है, लॉजिक और रीजनिंग होता है आपका 15 से 20%, मतलब 80% के अंदर इसको कवर करते हैं और 20% आपका पहले का था 15%, 20% नहीं 15%। जब 120 क्वेश्चन जब पहले आते थे तो 20 क्वेश्चन आपके लॉजिक और रीजनिंग होते थे, तो मतलब 15% के आसपास लॉजिक एंड रीजनिंग होता है, जिसमें आपका इंग्लिश, डाटा बेस्ड, आपका बायोडायग्राम, आपका लॉजिक,
ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब कुछ मिला करके आता है। और वो ऐसा टॉपिक है कि अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप, अगर 20 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है तो 5-6 आप कर लेंगे, अगर बहुत अच्छा से पढ़ेंगे तो 7-8 कर सकते हैं। तो मतलब 2-3 क्वेश्चन का ही डिफरेंस होगा, अगर पढ़ के जाते हैं तो, नहीं पढ़ के जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन डिसाइडिंग पार्ट होता है एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च एंट्रेंस में, वो होता है मैथमेटिक्स वाला पार्ट और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। ये 2 पार्ट आपका बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। प्लस इधर का पार्ट एलपीपी का पार्ट, ए पार्ट, अगर यहां तक आपका सिलेबस तैयार है, यहां तक, तो ये आपका 70 नंबर के आसपास होता है, 70 मार्क्स के आसपास होता है। और 70 मार्क्स बहुत होता है टॉप करने के लिए। आपका अगर 70 मार्क्स आपका आता है तो आप फर्स्ट 5 में रैंक रहेंगे, बिल्कुल कहीं नहीं कोई ऑब्स्टेकल है जो रोकेगा, फर्स्ट 5 में आपका रैंक रहेगा ही रहेगा एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च के एंट्रेंस में। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी की कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये रहेगा, मेरे अकॉर्डिंगली ये रहेगा कि आप मैथ्स और स्टैट्स पे फोकस करें। किसी को भी आप पहले पढ़ सकते, स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टैटिस्टिक्स को पहले स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप मैथमेटिक्स को पहले स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिसको भी चाहे उसको पहले स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों बेस्ट डिसिप्लिन है, दोनों बहुत अच्छा है और बहुत ईजी है। जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट बिल्कुल फ्री लाइव होकर के पढ़ाएंगे आपको। बाकी सारा पार्ट आप हमारे बैच पे आ सकते हैं। बैच पे आकर के जो 22 फेब से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीयू के लिए स्पेशल जो बैचेज होंगे, ये बैचेज 22 फेब को इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उसके पहले आपका आईआईटी जैम का पेपर है। आईआईटी जैम एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च एक जगह और होता है, वो होता है आईआईटी बॉम्बे के अंदर, दैट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन वो आईआईटी जैम के थ्रू होगा। आईआईटी जैम मतलब जो मैथमेटिक्स दे रहे हैं वो भी बच्चे जा सकते हैं एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च करने के लिए, या आईआईटी जैम जो स्टैटिस्टिक दे रहे हैं वो भी जा सकते हैं एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च में। उनके दोनों के रैंकिंग देखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें जा सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मतलब एमएससी कम पीएचडी का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है बॉम्बे में। और डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट जो बॉम्बे में है, ऐसे एज अ डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट जो प्लेसमेंट कराती है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट कराती है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। 2009 से एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च का एंट्रेंस स्टार्ट हुआ। 2009 से लेकर के 2016 तक सिर्फ मैं एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च का कोचिंग देता था मेरे कोचिंग सेंटर में, लेकिन 2016 के बाद से मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पास और भी सारे कोर्सेज थे, जैसे आईआईटी जैम मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स प्लस यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो मैं पढ़ाता था। तो उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मैंने एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ाना छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, बैचेज इतने ज़्यादा थे बाकी सब बैचेज, तो मैंने उसको फिर मैंने 2019 से मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना। और बिल्कुल जो भी पढ़ाऊँगा, जो भी आपके बोर्ड पे लिखूँगा, जो भी बोलूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली 99% चांसेस रहता है कि पेपर उसमें से ज़रूर आएगा, क्योंकि बिल्कुल आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है। ट्रिक बाय सिस्टमेटिक आप चलेंगे। और हमेशा मेरा सजेशन आपके साथ यही रहेगा कि ये जो 2 डिसिप्लिन है इसको आप अच्छे से फोकस करिए। एलपीपी तीसरा डिसिप्लिन बहुत अच्छा से, छोड़ना कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको छोड़ आइएगा, कोई भी डिसिप्लिन छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ वेटेज वाइज पढ़िए, जहाँ पे मैक्सिमम वेटेज है, जहाँ पे मैक्सिमम सिलेबस है तो पहले वो कवर हो जाएगा, तो बाकी छोटे छोटे टॉपिक कभी भी कवर किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है, 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको जाएगा। ऐसा नहीं है कि एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च करने के लिए 1 साल का आपको टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए, नहीं। पहले जब आपका जब पेपर होता था तो हम 20 दिन के अंदर तैयारी करा देते थे बच्चों को, क्योंकि पेपर से और एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च एंट्रेंस और ड्यू के पेपर फिनिश होने के बाद से जो बीच में जो गैप मिलता था उसे 10 से 15 दिन गैप मिलता था, और 10 से 15 दिन के अंदर हर दिन में 8 घंटे क्लास लेकर के आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कराता था, और पूरे बच्चे जितने भी होते थे सबके सब सेलेक्ट भी हो जाते थे, राइट। ऐसा नहीं है कि ये साल भर का प्रोग्राम है, नहीं है। आप 4 महीने में इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, 4 मंथ के अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और 100% आप टॉप रैंक पे भी आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस बहुत ईजी है, कंटेंट बहुत ईजी है, पेपर बहुत ईजी आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि आपको कौन से बहुत अच्छा आना चाहिए, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपको क्रैम होना चाहिए, उसी पे क्वेश्चन आते हैं। ये सिंपल कि एरिया ऑफ कार्डियाइड कितना होता है, R इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज द, ये आपका एक डायग्राम है कार्डियाइड का होता है इक्वेशन, इसका एरिया कितना होता है। तो सिंपल R इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा दिया हो, या R इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा दिया हो, इसका एरिया 3/2 पाई स्क्वायर होता है। अब क्या करेगा पेपर में, जहां पे ए है वहां पे 2 या 3 पुट कर दे देगा, आपको पुट कर दो ए में, आपका आंसर निकल जाएगा। साइक्लॉइड का एरिया कितना होता है, ठीक है, ये आपका पेपर में पूछता है इस टाइप का। एक
वॉल्यूम आप डिस्कार्ड्स का एरिया कितना होता है, या वॉल्यूम कितना होता है, या सरफेस कितना होता है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, चाहे प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, स्क्यूनेस कितना होगा इसका, ये प्लेटोनिक है या जो भी आपका है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और जब भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा स्टैंडर्ड रिजल्ट पे फोकस करेंगे, जो बेस है आपका जो उस पर फोकस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसको दें और अच्छे से करें, अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल क्रैक करेंगे। लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, फोकसिंग कहाँ पर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आपको इसको अपना स्ट्रेटजी बनाइए, उस स्ट्रेटजी को फॉलोअप करिए। स्ट्रेटजी इस तरह से बनाइए कि जो मेन कोर्स है वो आपका ख़राब ना हो, जैसे मैथमेटिक्स पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग पार्ट है, कंप्यूटर में बाइनरी है, ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आप बिल्कुल इजी गोइंग प्रोसेस में आप कर सकते हैं। तो मेरा शुभकामना आप लोगों के साथ रहेगा। 22 फेब से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक के लिए जुलाई में एग्जामिनेशन होगा, उतने टाइम के लिए इसमें भी एक डिसिप्लिन जो आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट है वो हम फ्री लॉन्चिंग कर रहे हैं। फ्री लॉन्चिंग मतलब यूट्यूब पे हम सबको पढ़ाएंगे, आप सभी लोगों को, आप सभी लोग आइएगा बिल्कुल। लेकिन बाकी सारा आप मेरे बैच पे आइएगा बाकी टॉपिक के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँचूंगा, सबको पता चलेगा, सब लोग आएंगे। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।